नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा लेक्चर्स में। आज हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी यूनिट नंबर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट अ डिटेल नोट ऑन क्लोनिंग वेक्टर्स। तो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होते हैं। क्लोनिंग वेक्टर एक व्हीकल होता है जिसका मेन फंक्शन होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कैरी करने का। रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो डीएनए जो कि दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के डीएनए को कंबाइन करके बनाया गया है, उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कैरी करने का काम होता है हमारे व्हीकल का। जो टाइप्स होते हैं व्हीकल के, दो टाइप्स होते हैं, क्लोनिंग वेक्टर और एक होता है एक्सप्रेशन वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर आप नाम से ही समझ सकते हैं, यहाँ पे क्लोनिंग हो रही है मतलब मल्टीपल कॉपीज़ फॉर्म हो रही हैं। तो किसी भी जीन की मल्टीपल कॉपीज़ जब हमें चाहिए होते हैं तो हम क्लोनिंग वेक्टर्स का यूज़ करते हैं। दूसरा है एक्सप्रेशन वेक्टर। जब हमें कोई भी ट्रेट एक्सप्रेस करानी होती है, जैसे स्किन कलर, आई कलर, हेयर कलर, ऐसी कोई भी ट्रेट या लॉन्ग हाइट, शॉर्ट हाइट, ऐसी कोई भी ट्रेट हमें एक्सप्रेस करानी है तो हम एक्सप्रेशन वेक्टर का यूज़ करेंगे। क्लोनिंग वेक्टर का एग्जांपल है जैसे प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। और एक्सप्रेशन वेक्टर का एग्जांपल है टू एक्सप्रेस स्किन कलर, टू एक्सप्रेस आई कलर, एट्सेट्रा। जो फर्स्ट वेक्टर था वो डिस्कवर्ड हुआ था 1977 में, जिसका नाम था PBR322। इसमें PBR322 में जो पी का मतलब होता है वो प्लास्मिड की, ये वेक्टर का नाम प्लास्मिड है। बी आर दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे डिस्कवर किया था, बॉलीवर और रॉड्रिग्यूज। और 322 एक स्पेसिफिक नंबर दिया जाता है जब कोई भी वेक्टर को डिस्कवर किया जाता है, ताकि हम उसे डिस्टिंग्विश कर सकें, पता लगा सकें कि ये पहले से ही डिस्कवर्ड है। इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ वेक्टर, कि किसी भी वेक्टर के पास क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं आइडियल वेक्टर्स की। पहला है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है जहाँ से जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है वेक्टर के अंदर वो स्टार्ट होता है। सेकंड जो है रिक्वायरमेंट वो है क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट वो साइट होती है किसी भी वेक्टर में जहाँ से हम स्पेसिफिक पार्ट वेक्टर का कट करेंगे, और जिस जीन की हमें एक्सप्रेशन शो करना है या जिस जीन के हमें मल्टीपल कॉपीज चाहिए हैं उस जीन को क्लोनिंग साइट पे हम लगा देंगे। सपोज जैसे कि हमारा है कोई वेक्टर है, ये वेक्टर की ये है क्लोनिंग साइट, तो इसे हम रिमूव कर देंगे, इसे हम कट करा देंगे, तो हमारे पास ऐसा आ जाएगा वेक्टर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारी जीन है जिसकी हमें कोई भी एक्सप्रेशन शो करवाना है या जिसके हमें मल्टीपल कॉपीज चाहिए हैं, उसे हम यहाँ पे डीएनए लाइगेज की हेल्प से ज्वाइन करवा देंगे। तो इस साइट को हम बोलते हैं क्लोनिंग साइट्स। फिर आ जाता है सेलेक्टेबल मार्कर। जो सेलेक्टेबल मार्कर होता है उसे हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी बोलते हैं, जिसका मेन काम होता है कि अगर कोई ऐसी एंटीबायोटिक बॉडी में प्रेजेंट है जो हमारे होस्ट की ग्रोथ को या तो रोक सकती है या उसे किल कर सकती है, उस तो उसके एक्शन को अपोज करना। नेक्स्ट है मार्कर जीन। जो मार्कर जीन होती है उसका कुछ ज़्यादा काम नहीं होता, उसका जो मेन रोल होता है वो ये होता है कि जब हमारी किसी भी जीन की हम वेक्टर की क्लोनिंग साइट पे हमने अपनी जीन ज्वाइन करवा दी डीएनए लाइगेज से, उसकी फिर होस्ट के अंदर जाके रेप्लिकेशन हो रहा है, मल्टीपल कॉपीज़ हमें मिल रही हैं, तो हमें ये आइडेंटिफाई करना, तो मार्कर जीन का काम होता है ये इजीली आइडेंटिफाई करवाना कि जो क्लोनिंग हो रही है हमारे जीन की वो सक्सेसफुल इजीली हो पा रही है या नहीं हो रही, ये उसका काम होता है। क्वालिटीज़ क्या होती हैं आइडियल वेक्टर की। शुड बी स्मॉल इन साइज, स्मॉल साइज़ का होना चाहिए वेक्टर। कंपेटेबल होना चाहिए होस्ट के साथ। जब हम होस्ट के अंदर जो हमारा वेक्टर है उसके अंदर अपनी जीन को ज्वाइन करवा के, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने बनवा दिया दोनों को ज्वाइन करके, फिर जब हम अपने वेक्टर के साथ जीन को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफ़र कर रहे हैं होस्ट में, तो दोनों में कंपेटिबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है, वरना होस्ट की बॉडी जो है वो उसे डिस्कार्ड भी कर सकती है। फिर सेकंड है इनकम थर्ड है इनकम्पेटिबिलिटी विथ अदर वेक्टर्स। दूसरे वेक्टर के साथ इनकम्पेटिबल होना चाहिए हमारा जो वेक्टर है। शुड बी यूज्ड इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक दोनों ऑर्गेनिजम्स में यूज़ कर सकते हैं हम इसे। और शुड हैव
ORI ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, क्लोनिंग साइट्स, सेलेक्टेबल मार्कर और मार्कर जीन। ये डायग्राम है PBR 322 का, जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ई कोलाई है यहाँ पे, हिंड 1, CLA1, क्लोनिंग साइट्स हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन PCR एंड राइट एप्लीकेशंस ऑफ PCR। सबसे पहले तो PCR की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। PCR एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी हेल्प से हम अपने किसी भी DNA या फिर DNA का जो पार्ट होता है जिसे हम जीन बोलते हैं, स्मॉल पार्ट ऑफ DNA जिसे हम जीन बोलते हैं, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ हम प्रोड्यूस करवा सकते हैं, उसका एम्प्लीफिकेशन करवा सकते हैं, तो उसे ही हम बोलते हैं PCR। जो PCR था उसे डिस्कवर किया था कैरी मुलिस ने 1983 में। प्रिंसिपल जो होता है PCR का जनरली 3 प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है। सबसे पहले क्या होता है, डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड DNA। सबसे पहले जो हमारा DNA होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। जो DNA है उसका डीनेचुरेशन करेंगे, मतलब उसे ब्रेक डाउन करेंगे हम हाई टेम्परेचर, उसे हीट प्रोवाइड करेंगे 95 डिग्री सेल्सियस पे, और डबल स्टैंडर्ड DNA ब्रेक डाउन हो जाएगा सिंगल स्ट्रैंड DNA में। दूसरा स्टेप होता है रीनेचुरेशन। जो हमारा डबल स्टैंडर्ड DNA दो अलग अलग स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो गया सिंगल स्टैंडर्ड DNA में, तो दोनों साइड्स पे हम प्राइमर्स ऐड कर देते हैं, उसे हम बोलते हैं रीनेचुरेशन। थर्ड स्टेप में हम पॉलीमरेज एंजाइम, जिसे हम टैक पॉलीमरेज या DNA पॉलीमरेज भी बोलते हैं, उसे ज्वाइन करवा देते हैं, उसे DNA के जो हमारे स्ट्रैंड हैं उस पर बाइंड करवाएंगे, और जो हमारा नया DNA स्ट्रैंड है वो फॉर्म हो जाएगा लास्ट स्टेप के बाद। इसी तरह हमें मल्टीपल कॉपीज़ DNA की मिल जाती हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं PCR के लिए? सबसे पहले हमें टारगेट DNA, जो हमारा DNA है जिसकी हमें मल्टीपल कॉपीज़ चाहिए हैं, या DNA के अंदर कोई स्पेसिफिक जीन है जिसकी हमें मल्टीपल कॉपीज़ चाहिए हैं, वो हमारे पास होना ज़रूरी है। नेक्स्ट प्राइमर्स, जो सेकंड स्टेप था रीनेचुरेशन, उसमें हमने प्राइमर्स ऐड किए थे 3' और 5' एंड पे, तो प्राइमर्स होने बहुत ज़रूरी है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स DNTPs ये भी होने बहुत ज़रूरी हैं, एडिनोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन एट्सेट्रा। और DNA पॉलीमरेज यानी कि टैक पॉलीमरेज एंजाइम भी थर्मोस्टेबल एंजाइम होती है, ये भी होनी बहुत ज़रूरी है, जो सिंगल स्टैंडर्ड DNA से लास्ट स्टेप में, सिंथेसिस वाले स्टेप में, एक्सटेंशन भी जिसे बोलते हैं, डबल स्टैंडर्ड DNA नए फॉर्म करवा देती है। मैग्नीशियम आयंस होने ज़रूरी हैं, और बफर सॉल्यूशन, बफर जो pH को मेंटेन करके रखेगा। स्टेप्स क्या होते हैं इस पूरे प्रोसेस में? सबसे पहला स्टेप होता है डीनेचुरेशन 95 डिग्री सेल्सियस पे। हमारे पास डबल स्टैंडर्ड DNA है 5' से 3' और 3' से 5', उसमें हीट प्रोवाइड करेंगे हाई टेम्परेचर पे, तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा दो अलग अलग स्ट्रैंड में। एक स्ट्रैंड ऊपर बन गया 5' से 3' और एक नीचे बन गया 3' से 5'। ये दो स्ट्रैंड हमारे फॉर्म हो गए। इसमें सबसे पहले प्राइमर्स ऐड कर देंगे सेकंड स्टेप में, एनीलिंग में 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। जो प्राइमर्स ऐड हो गए, फिर जो थर्ड स्टेप है उसमें हम टैक पॉलीमरेज एंजाइम और DNTPs डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल होता है RNA के लिए। तो ये चारों जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये हम ऐड करवाएंगे यहाँ पे। और लास्ट स्टेप में 72 डिग्री सेल्सियस पे टैक पॉलीमरेज एंजाइम और DNTPs की प्रेजेंस में हमें दो DNA के स्ट्रैंड मिल जाएंगे, एक स्ट्रैंड ये हो गया, एक स्ट्रैंड ये हो गया। तो इसी प्रोसेस को हम कई बार अगर परफॉर्म करते हैं तो हमें अपने DNA की मल्टीपल कॉपीज़ मिल जाएंगी। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ PCR। पहला मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन में DNA फिंगरप्रिंटिंग जिसका एग्जांपल है, सेकंड जीनोम सीक्वेंसिंग में यूज़ करते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स, और थर्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं इंसुलिन प्रोडक्शन में या एट्सेट्रा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट हेपेटाइटिस B वैक्सीन एंड सेकंड इंसुलिन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे जो गए हैं पहले भी प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में। क्वेश्चन नंबर 1 है पहला, हेपेटाइटिस B। जो हेपेटाइटिस B एक वायरल इन्फेक्शन होता है, ये जो हेपेटाइटिस B वायरस से कॉज होता है।
जो हेपेटाइटिस बी होता है, हेपेटाइटिस हम समझ सकते हैं कि लीवर से रिलेटेड है। यहाँ पे जो लीवर है हमारे, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, इरिटेशन होती है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है हेपेटाइटिस वायरस की वजह से। जो हेपेटाइटिस वायरस होता है उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, जो हमारी बॉडी में हमारे स्किन या फिर म्यूकोसा के थ्रू बॉडी में चला जाता है। बॉडी में जाने के बाद ब्लड में चला जाता है, ब्लड से लीवर में एंटर करता है और फिर इन्वेड करता है, मतलब फैल जाता है हमारे दूसरे ऑर्गन्स में, जैसे पेनक्रियाज, वेसल्स, बोन मैरो एटसेट्रा। कॉजेज़ क्या क्या होते हैं हमारे हेपेटाइटिस वायरस को फैलने के? पहला है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, मतलब कोई इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है जिसमें पहले से वायरस प्रेजेंट है, उसका ब्लड हमारे ब्लड से ट्रांसफ्यूज़ हो गया, हमारी बॉडी में एंटर हो गया, तो उससे कॉज हो सकता है। दूसरा अनप्रोटेक्टेड सेक्स, और थर्ड होता है अल्कोहल कंजप्शन। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है उसे हम प्रोड्यूस करते हैं या उसका प्रोडक्शन करते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से, जिसमें क्या होता है इसमें हम यूज़ करते हैं केमिकल मैसेंजर्स का और इंटरल्यूकिन फैक्टर्स का इम्यून सेल्स के एक्शन को बढ़ाने के लिए। प्रोसेस जो होता है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को प्रोड्यूस करने का, वो या स्टार्ट होता है सबसे पहले हमारे पास हेपेटाइटिस बी वायरस है, जिसका जो डीएनए हमें पता है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। उसके डीएनए में से हम वो जीन निकाल लेते हैं जिसके अंदर हेपेटाइटिस बी एंटीजन प्रेजेंट हो, वो जीन जो प्रोड्यूस करेगी हेपेटाइटिस बी के एंटीजन को। ये जीन हमने निकाली कैसे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट किया हमने अपने डीएनए को और हमने हेपेटाइटिस बी एंटीजन प्रोड्यूसिंग जीन निकाल ली। ये जीन हमारे पास आ गई। और दूसरी साइड है हमारे पास बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर है हमारे पास प्लास्मिड, यानी कि वेक्टर। वेक्टर का काम होता है ट्रांसपोर्ट करना हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में। तो हमने जो प्लास्मिड था, जो हमारा वेक्टर था, उसे भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट किया जो क्लोनिंग साइट्स हैं वहाँ पे। और जो हमारी जीन थी, इस जीन की हमें मल्टीपल कॉपीज़ चाहिए हैं वैक्सीन बनाने के लिए, और यहाँ पे जो हमारा वेक्टर है, दोनों को हमने ज्वाइन करवा दिया डीएनए लाइगेज एंजाइम की हेल्प से। डीएनए लाइगेज एंजाइम की हेल्प से दोनों ज्वाइन हो गए, तो ये हमारा फॉर्म हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म हो गया। अब हमें क्या करना है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म हुआ है उसे ईस्ट सेल में हम ट्रांसफ़र करेंगे। रिकॉम्बिनेंट ईस्ट सेल में हमने ट्रांसफ़र कर दिया। ईस्ट सेल में जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म हुआ है वो अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बनाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, या फिर बोल सकते हैं क्लोनिंग करेगा। एक फर्मेंटेशन टैंक के अंदर, ईस्ट सेल के अंदर वो करेगा। फर्मेंटेशन टैंक एक लार्ज टैंक होता है जिसके अंदर काफ़ी सारी अमाउंट में हम क्लोनिंग करवा सकते हैं। फिर जब हमें मल्टीपल कॉपीज़ हमें मिल जाएंगी अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए की, तो हम उसका एक्सट्रैक्शन करेंगे और प्यूरिफिकेशन करेंगे, और लास्ट में हमें ऑब्टेंड हो जाएगी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो है इंसुलिन। जो इंसुलिन होता है वो एक पेप्टाइड हार्मोन होता है जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। कंट्रोल कैसे करता है? जो हमारा बॉडी में ग्लूकोज लेवल होता है, जो ग्लूकोज होता है बॉडी में, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में, और जो ग्लाइकोजन होता है वो हमारे जो फैट को स्टोर करते हैं सेल्स, जिसे एडिपोज सेल्स बोलते हैं, उधर स्टोर कर देता है, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज लेवल होता है वो कम हो जाता है। इंसुलिन जो होता है उसके पास 50 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। ए चेन में होते हैं 20 अमाइनो एसिड्स और बी चेन में 31 अमाइनो एसिड्स। ये स्ट्रक्चर है नीचे इंसुलिन का, जिसमें ए चेन और बी चेन प्रेजेंट है। डाइसल्फाइड बॉन्ड से दोनों चेन अटैच हैं। इंसुलिन प्रोड्यूस होता है बीटा सेल से लैंगरहंस के। इंसुलिन कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, और वो स्टोर हो जाता है हमारे एडिपोज टिश्यू और लीवर में। यूजेस क्या होता है इंसुलिन के? पहला, मेंटेन करता है या फिर कंट्रोल करना भी बोल सकते हैं, हाई लेवल को कम कर देता है ग्लूकोज के। सेकंड है ट्रीटमेंट में टाइप 1 डायबिटीज़। फिर हम इंसुलिन कैसे प्रोड्यूस करते हैं?
इसका भी सेम प्रोसेस है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी से हम प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन। सबसे पहले होगा बीटा सेल्स जो हैं लैंगरहैंस के, जहाँ से हमें इंसुलिन मिलता है बॉडी में। वहाँ से जो हमारा डीएनए वो हमने लिया, डीएनए में से वो जीन निकाल ली हमने जो ए और बी चेन्स बना रही है इंसुलिन की। वो जीन हमने निकाल ली, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से हमने अपने डीएनए को कट किया और वो जीन हमने निकाल ली। दो जीन हमारे पास आ गई, ए चेन बनाने वाली जीन आ गई और बी चेन जो हम प्रोड्यूस कर रही है वो जीन भी आ गई। फिर लिया हमने दूसरी साइड वेक्टर डीएनए। वेक्टर डीएनए को हमने आर ई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट किया, स्पेसिफिक क्लोनिंग साइट से। कट करने के बाद ज्वाइन कर दिया हमने अपनी जो हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ए चेन वाली जीन और बी चेन वाली जीन को वेक्टर डीएनए के साथ इंडिविजुअली अलग अलग हमने ज्वाइन करवा दिया। नेक्स्ट लाइगेशन ऑफ ए एंड बी जीन सेपरेटली, दोनों को अलग अलग हमने लाइगेट करवा दिया वेक्टर के साथ। फिर जो ये हमारा आरडीएनए फॉर्म हुआ है उसे ट्रांसफ़र करेंगे हम होस्ट में। हमने होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफ़र करने के बाद हम उसे ट्रांसफ़र करेंगे न्यूट्रिएंट मीडियम में, जिसके अंदर लैक्टोज प्रेजेंट होगा। लैक्टोज मीडियम में उसे ट्रांसफ़र करने के बाद हम प्योरीफाई कर लेंगे अपनी ए और बी चेन्स को। प्योरीफाई करने के बाद दोनों चेन्स को ज्वाइन करवा देंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाएगा दोनों के बीच में और हमें मिल जाएगा अपना प्रोडक्ट मार्केटेड ह्यूमिलिन। और उसे हम इंजेक्शंस के थ्रू यूज़ करेंगे अपने जो बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल है या ग्लूकोज लेवल है उसे नॉर्मल रेंज में लाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी, जिसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोलते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी को, एंड देयर एप्लीकेशंस। आरडीएनए टेक्नोलॉजी, it is a technology to produce an artificial DNA molecule by combining two or more fragments of DNA that are not necessarily associated with each other। मतलब आरडीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को आपस में ज्वाइन करवा देते हैं, उन्हें आपस में ज्वाइन करवा देते हैं, कंबाइन करवा देते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी। स्टेप्स क्या क्या होते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी में? सबसे पहला स्टेप होता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डोनर ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले जो डोनर ऑर्गेनिज्म है जिसका हमें डीएनए चाहिए है या डीएनए के अंदर कोई स्पेसिफिक जीन चाहिए है, उससे डीएनए हम निकालेंगे, आइसोलेशन हो गया। सेकंड स्टेप है कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, उस डीएनए को हम कट करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। थर्ड स्टेप है एम्पलीफाइंग डीएनए यूजिंग पीसीआर। पीसीआर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम अपने डीएनए की मल्टीपल कॉपीज़ बना लेंगे, एम्पलीफिकेशन बोलते हैं हम मल्टीपल कॉपीज़ बनाने को। तो ये थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप है जॉइनिंग द डीएनए, जो डीएनए की हमें मल्टीपल कॉपीज़ मिल गई हैं या किसी जीन की हमें मल्टीपल कॉपीज़ मिल गई हैं, हम उसे जो हमारा वेक्टर है, वेक्टर कोई भी हो सकता है, प्लास्मिड हो सकता है, रेट्रोवायरल हो सकता है, बीएसी, वाईएसी, एचएसी, कोई सा भी हमारा वेक्टर हो सकता है, उस डीएनए को हम वेक्टर के साथ ज्वाइन करवा देंगे लाइगेज एंजाइम के हेल्प से। डीएनए लाइगेज एंजाइम बोलते हैं इसे। लाइगेज एंजाइम की हेल्प से ज्वाइन करवा दिया तो हमारा फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए। अब हम जो ये आरडीएनए फॉर्म हुआ है उसे ट्रांसफ़र करेंगे होस्ट में, होस्ट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा रिकॉम्बिनेंट सेल है उसका आइसोलेशन करेंगे, उसका एक्सट्रैक्शन करेंगे, उसे प्योरीफाई करेंगे। ये वो स्टेप्स होते हैं। अब देख लेते हैं कैसे स्टेप प्रोसीड होते हैं। सबसे पहले डोनर सेल है, डोनर सेल का डीएनए है, उसे हमने कट किया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से, तो हमारे पास जीन्स आ गई काफ़ी सारी, उसके डीएनए के फ्रेगमेंट्स आ गए, मतलब जीन्स। दूसरी साइड है हमारे पास बैक्टीरियल सेल, जिसमें से हमने आइसोलेट किया अपने वेक्टर को, जिसे हमने कट कर लिया क्लोनिंग साइट से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से, और हमने अब अपने डीएनए को हमने ज्वाइन करवा दिया प्लास्मिड या फिर वेक्टर डीएनए के साथ, तो हमारा फॉर्म हो गया आरडीएनए। यहाँ पे ज्वाइन करवा के हमने यहाँ पे आरडीएनए फॉर्म कर लिया। अब आरडीएनए को हम ट्रांसफ़र करेंगे होस्ट में, होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया हमने आरडीएनए।
होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र करने के बाद क्लोनिंग होती है हमारे आरडीएनए की। रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपने क्लोन्स फॉर्म करता है, मल्टीपल कॉपीज़ फॉर्म करता है, मल्टीप्लाई करता है। क्लोनिंग होने के बाद हम अपने जो डीएनए की कॉपीज़ हैं, मल्टीपल जो कॉपीज़ फॉर्म हुई हैं, उसका एक्सट्रैक्शन करेंगे, उसे प्योरीफाई कर लेंगे। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस क्या होती हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी की। पहली एप्लीकेशन है, इसे यूज़ किया जाता है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बनाने में। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने हेपेटाइटिस बी वैक्सीन फॉर्म करी थी। सेकंड एप्लीकेशन है फॉर प्रोड्यूसिंग ह्यूमन इंसुलिन। अभी हमने ह्यूमन इंसुलिन जो मार्केटेड ह्यूमिलिन होता है वो हमने आरडीएनए टेक्नोलॉजी से प्रिपेयर किया था। थर्ड है टू प्रोड्यूस बेटर क्रॉप। ऐसी क्रॉप प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है जो डिजीज़ रेजिस्टेंट हो, या फिर उनका जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा हो, ज़्यादा न्यूट्रिशन हो उनमें, या उनका जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है। फिर है फॉर प्रोड्यूसिंग ग्रोथ हार्मोन्स इन ह्यूमंस टू ट्रीट ड्वार्फिज्म। ग्रोथ हार्मोन्स ह्यूमंस में प्रोड्यूस कराने में भी यूज़ करते हैं। ड्वार्फिज्म मतलब जो डेफिशिएंसी हो जाती है ग्रोथ हार्मोन्स की, उसे हम बोलते हैं ड्वार्फिज्म। फिफ्थ है टू एक्वायर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज़ करते हैं। और सिक्स्थ है टू डायग्नोज सेवरल टाइप्स ऑफ डिजीज़। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब